नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत क्षेत्रों में पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु बैठक संपन्न। गर्मी के मौसम में जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इस हेतु आयुक्त ने दिए उचित निर्देश। राजधानी रायपुर के यूनियन क्लब में मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से। इस कैंप के पोस्टर का विमोचन किया यूनियन क्लब अध्यक्ष गुरचरण सिंह बोरा ने। इस कैंप के माध्यम से खिलाड़ियों के खेलों में आएगा निखार। प्रियंका गांधी भरोसे का सम्मेलन में शामिल होने पहुंची। मां दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर। सीएम बघेल सहित मंत्रियों ने किया जोशीला स्वागत। और लव जिहाद को लेकर सीएम बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं पर की बयानबाजी। कहा, भाजपा के बड़े नेताओं की बेटियां करें तो लव और दूसरे करें तो जिहाद, आखिर ऐसा क्यों? अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का नाम लिए बगैर बड़ी बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के बड़े नेताओं की बेटियां करे तो वह लव हो जाता है और दूसरे करे तो जिहाद, आखिर ऐसा क्यों है? बीजेपी के बड़े नेताओं को उनके वरिष्ठ नेताओं से पूछना चाहिए कि आखिरकार उनकी बेटियां कहां और किसके साथ रहती है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल अपने बेहद करीबी सलाहकार के दादाजी की मौत के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने बिलासपुर के ग्राम अकलतरी पहुंचे थे। सीएम श्री बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेमेतरा में 2 बच्चों के झगड़े में मौत हुई थी। किसी की भी मौत होना दुखद है, लेकिन भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिरनपुर मामले को लेकर भाजपा सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी की है? मुसलमानों से वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला, वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी वो दिखाई देगा, उसको धर्मांतरण। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को बस्तर पहुंची। वे दिल्ली से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जगदलपुर आई है। दोनों नेता लालबाग में आयोजित कार्यक्रम के भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। बस्तरिया संस्कृति नाचा के साथ उनका जोशीला स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल में भूपेश बघेल द्वारा किए गए कार्यों की प्रदर्शनी प्रियंका गांधी ने देखी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें ब्रीफिंग किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के साथ मिलकर 128 करोड़ 99 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। स्वागत के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सांसद राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई विधायक मौजूद रहे। जय सपान सियान सजन मन, आया दीदी मन, बहन भाई मन, सबके हाथ जोड़ून जोहार। दंतेश्वरी माता की धरती है। आज भरोसे का सम्मेलन है। इतनी बड़ी तादाद में मैं देख रही हूं, मेरी बहनें यहां आई हैं मेरी बातें को सुनने के लिए। क्यों आई हैं? मैं तो छत्तीसगढ़ पहली बार आई हूं, मुझको तो आप जानते नहीं हैं। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मेरे परिवार के एक एक सदस्य पर भरोसा है। आप इसलिए आई हैं क्योंकि आज से कई साल पहले 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां आदिवासी सम्मेलन में आए थे।
राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया था। इसके बाद भी वो अपनी ही पार्टी की नेत्री और कांग्रेस उम्मीदवार रही दलित लड़की अर्चना गौतम की लड़ाई में क्यों साथ नहीं दे रही है। भाजपा नेत्री सरोज पांडे का कहना है कि अपनी ही पार्टी की नेत्री के खिलाफ अपने सचिव द्वारा किए इस दुर्व्यवहार पर एवं दलित महिला के साथ हुए अन्याय पर प्रियंका गांधी आखिर क्यों चुप है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री, उनका छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है प्रियंका वाड्रा जी का। पूरी सरकार लगी हुई है, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, उनके आगमन की बहुत जोरदार तैयारियां हो रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि अभी कुछ दिनों पूर्व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की ही नेत्री अर्चना गौतम ने, जो दलित वर्ग से भी हैं, उन्होंने आरोप लगाए प्रियंका वाड्रा जी के सचिव पर। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय पर प्रियंका वाड्रा जी ने दिया हुआ था। मैं प्रियंका वाड्रा जी से यह पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस महाधिवेशन के समय आपके सचिव पर आपकी ही पार्टी की नेत्री ने, अर्चना गौतम ने, जो आरोप लगाए, आप उस पर क्या कहेंगी? क्या आप उसके साथ न्याय करेंगी, या आप अपने आप को, आपकी नेत्री पर भरोसा नहीं है? न्याय का बाट जोड़ता हुआ छत्तीसगढ़ आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल की सामुदायिक भवन WRS कॉलोनी में गुरुवार को आयोजित रोजगार मेले में रायपुर के 212 नवनियुक्त कर्मचारियों को केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में सभी कर्मियों को ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम से अवगत कराया गया। इस मौके पर सांसद सुनील सोनी, DRM संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। नवनियुक्त अभ्यर्थियों के लिए आपने जो संदेश दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा आमंत्रण हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। हमारा निवेदन सर, आप ससम्मान अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में रायपुर में यहाँ पर उपस्थित देश भर के सभी यशस्वी नौजवान भाइयों एवं बहनों, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, रायपुर के सांसद, हमारे बड़े पुराने मित्र माननीय श्री सुनील सोनी जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, DRM रायपुर संजीव जी, अन्य विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, एक बड़ी स्थापित परंपरा कहें या विश्वास, ज़्यादा शब्द उपयुक्त तो होगा, यदि आप कोई शुभ काम के लिए निकलते हैं तो प्रकृति आपका जरूर मदद करती है। और इसलिए सबसे पहले मैं प्रकृति के उन तमाम तत्वों की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये शुभ मार्ग जीवन में सफल भी हो और आप सफल परिणाम इस देश और समाज को देंगे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। रोजगार का मतलब सब जीवन यापन नहीं है। रोजगार का मतलब है कि एक कर्तव्य के लिए हम एक कदम आगे आज बढ़ाने वाले हैं। यहां बैठे हुए तमाम लोगों के मन में दो प्रकार के विचार होंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया, मैंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया, अब मेरी जिंदगी अमन चैन के साथ पे चलेगी।
दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि मैंने जीवन में एक पहला कदम अभी रखा है, आज से मेरी यात्रा शुरू हो रही है। मैं दूसरे पक्ष का समर्थन करने वाला व्यक्ति हूं। मित्रों, देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। जब आपने यहां तक की यात्रा सफलतापूर्वक प्राप्त की है, तो आज के पहले तक, एक दिन पहले तक आप किस मन स्थिति में हैं, और जिस दिन अपने इस जिम्मेदारी को आप स्वीकार करेंगे, उसी पल से आपकी सोच क्या होगी, जरा इसका फर्क अपने भीतर टटोल कर देखिए। आपको उसी समय लग जाएगा कि मैं कल तक क्या था, और आज एक अधिकारी के नाते जो उत्तरदायित्व तो मेरा है, उसके बाद मेरे जीवन के काम करने का, मेरे जीवन में सोचने का, बर्ताव करने का कैसा अंतर आता है, ये सबसे अहम अंतर है जीवन में। और इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा, मैं कोई आपको सलाह देने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 75 साल की इस आज़ादी में जिन लोगों ने आज़ादी के समय प्रशासनिक सेवाएं दी हैं, उनके काम करने के तरीके को देखिए। फिर लगभग 2 दशक बाद एक पीढ़ी बदल का दौर होता है, और उसके बाद जो लोग प्रशासनिक सेवा में आए हैं, आप उनके कामकाज के तरीके को देखिए। फिर उसके 20 साल बाद फिर जो लोग आए हैं, कहते हैं इस बीच में एक पीढ़ी बदल जाती है, आप उनके कामकाज को देखिए। और अभी वर्तमान में जब देश की आज़ादी के 75 वर्ष चल रहे हैं, उस समय जो लोग जिम्मेदारियां स्वीकार कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को देखिए। मैं ये कालखंड इसलिए कह रहा हूं, आप इतिहास पढ़ें, आप भूगोल के परिवर्तनों को देखें, आप मनुष्य के परिवर्तनों को देखें। जब लोग हम भाषण करते हैं, और जब कभी आप भी जीके की तरफ जाते होंगे, और जब आप शताब्दियों का मूल्यांकन करते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि पहले कभी ऐसी भी शताब्दी थी जहां शरीर की सामर्थ्य दुनिया में राज करने का मौका देती थी। बाद की शताब्दी आई तो जहां धन की ताकत थी, उसने इस दुनिया पर राज किया। पिछली शताब्दी ज्ञान की शताब्दी थी। जो शताब्दी में रहे, खाली उनने नहीं पहचाना। अभी 11 तारीख निकली है महात्मा फुले की जयंती। 196 साल वर्ष पहले वो पैदा हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञान की सामर्थ्य को तब समझ लिया था, तब कोई शायद कल्पना नहीं कर सकता था। ये बात मैं जानबूझकर कह रहा हूं कि कोई आदमी 200 साल पहले ज्ञान की ताकत को समझ ले, और उसकी अगली शताब्दी ज्ञान की शताब्दी हो जाए, वो कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। आप में से भी कोई ऐसा सोच सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन उतने धीमे नहीं चल रहे हैं। ये जो शताब्दी है, ये तकनीक की शताब्दी है, और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना होगी कि अब बदलाव दशकों में नहीं होंगे, अब बदलाव वर्षों में होंगे। और इसलिए आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो आप उसी तरह शायद अपनी बातों को कहेंगे। जैसे एक मोबाइल कंपनी का, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, एक बड़ी नामी गिरामी मोबाइल कंपनी थी जो सबसे पहले आई और उसने पूरी दुनिया में राज किया, और अचानक 18 महीने के भीतर उसका सारा बाजार खत्म हो गया। जब कहते उसका मालिक आया तो प्रेस में उसने इतना ही कहा, मैंने दुनिया में राज किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन अचानक मैं ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने तकनीक के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है मित्रों, ये बात आपको दिमाग पर जहन में होनी चाहिए। जीवन में मोटिवेशन बड़ी चीज़ होती है। आप पैदल चलते हो, मोटिवेशन चाहिए। आप पढ़ते हो, मोटिवेशन चाहिए। आपके बर्ताव को आपको संयत रखना है, मोटिवेशन चाहिए। आपको अपनी जिम्मेदारी में अपग्रेशंस करने हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए। और जब इतनी तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हों, तो मैं समझता हूं कि मोटिवेशन के बगैर और परिवर्तन को स्वीकार किए बगैर आप ज़्यादा दूर की ऊंचाइयां भर नहीं सकते। अन्यथा अगर यही तरीका होगा, जो मैंने कहा था कि कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है, अब पूरी जिंदगी उसी नौकरी के सहारे व्यवस्थित जीवन जीऊंगा और अपना जीवन पूरा कर दूंगा, बच्चों के बारे में सोचूंगा।
तो ये काकस बनाना है। हम एक कंफर्ट जोन अपने अगर चारों तरफ बनाते हैं तो हम इतिहास के हिस्से नहीं बन सकते। इतिहास वो लोग बनाते हैं जो लीग से हटकर कुछ करते हैं। आज प्रधानमंत्री की अपेक्षा सिर्फ इतनी ही है, वो बार बार इस देश में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एक श्रम करने वाला हो और चाहे वो शासन और प्रशासन का हिस्सेदार हो, उसमें हम लोग भी आते हैं। वो अपेक्षा ये करते हैं कि देश को आप किस गति से देखना चाहते हैं, दुनिया के बदलते परिदृश्य में भारत कहाँ पर खड़ा है। और मैं देश का जल शक्ति मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, चाहे हम मंच पर बैठे हों चाहे सामने बैठे हों, ये संकट आज का नहीं है। ये संकट तो देश की जब देश आजाद हुआ था तभी से 1950 का आंकड़ा कहता है कि हमारे यहाँ पर जो पानी की उपलब्धता है वो आबादी की तुलना में बेहद कम है। हम दुनिया की आबादी का 18% भारत में रहते हैं और पीने का पानी 4% है। ये बात हमको 1950 से पता है। फर्क क्या आया? फर्क इतना ही आया है कि जब 1950 में जो व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक था उसके पास 5000 लीटर से ज़्यादा प्रतिवर्ष में पानी की उपलब्धता थी, 75 साल की आज़ादी के बाद वो घटकर 1400 से 1500 लीटर हो गई है। और आने वाले 25 साल में जब आपका जीवन चरम पर होगा, जब जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होंगी, तब ये घटकर 1000 से 1100 लीटर बचेगा। आज पानी की खपत 55 लीटर में एक व्यक्ति की पूरी हो जाती है, लेकिन शहर में नहीं होती। शहर में 100 लीटर से ज़्यादा पानी दिया जाता है। महाराष्ट्र का एक शहर ऐसा है जहाँ पर 212 लीटर पानी एक व्यक्ति को दिया जाता है। हम सब का अनुमान है तब तक पर व्यक्ति पानी की खपत 100 लीटर हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके बच्चे क्या खुशहाल हो सकते हैं? इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। बर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला बर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का बर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियाँ, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खेलों को बढ़ावा देने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन द्वारा बच्चों के लिए 23 अप्रैल से मेगा समर कैंप का आयोजन यूनियन क्लब रायपुर में किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के हाथों किया गया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन द्वारा पहली बार इस मेगा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस समर कैंप में बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग सहित 5 खेलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे और प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इस मेगा समर कैंप का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों के प्रति प्रेरित करना है। राजधानी के ऐतिहासिक यूनियन क्लब में इस बार खेलों को बढ़ावा देने सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ रीजन द्वारा बच्चों के लिए मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से 4 जून तक लगाया जाएगा। इसके लिए यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सिंधी काउंसिल के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टर का विमोचन किया। अध्यक्ष होरा ने बताया कि यूनियन क्लब का संचालन 1902 से किया जा रहा है, जिसमें 2000 से लगातार समर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस कैंप में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, राज्यपाल सहित कई महान हस्तियों ने शिरकत की है। यूनियन क्लब में इसके पहले नवभारत, दैनिक भास्कर, छत्तीसगढ़ सिख संगठन व सिख समाज के साथ मिलकर समर कैंप का आयोजन किया जा चुका है। पहली बार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ रीजन के साथ मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग सहित 5 खेलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शहर का सबसे प्राचीनतम क्लब सन 1902 से स्थापित समर कैंप 2000 से लगातार आज तक प्रारंभ हुआ है। शहर की विभिन्न हस्तियां, जितने सम्मानी मुख्यमंत्री, सम्मानी राज्यपाल जितने भी रहे, उन्होंने इस समर कैंप को बहुत आशीर्वाद दिया है। इसके पहले हम नवभारत के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, छत्तीसगढ़ सिख संगठन के साथ, छत्तीसगढ़ सिख समाज के साथ और पहली बार हमारे साथ ललित जयसिंह के आग्रह पे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये वर्ष का जो समर कैंप है, जिसमें कि बिलियर्ड से लेके बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, लॉन टेनिस ऐसे 5 खेलों का प्रशिक्षण शिविर और उसमें प्रतियोगिताएं करा के लोगों के बच्चों को उत्साहित करके राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रमोट करना, ये हमारा प्रयास है। और इस बार हमारे सिंधी समाज के, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे युवा साथी जो जुड़े हैं और इस आयोजन को बहुत भव्य बनाने का उनका प्रयास है। और आज उन्होंने पोस्टर लॉन्च कराया है मेरे द्वारा, और मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, वो भी खिलाड़ी रहे। पिछले साल का समर कैंप का जो समापन है उनके द्वारा हुआ था। इस बार हम प्रयास करेंगे कि उद्घाटन उनके द्वारा हो। और संत युधिष्ठिर लाल जी, जो कि हमारे समाज के बहुत ही प्रमुख संत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारा ये कैंप प्रारंभ हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, हम दलों से उठ के एक निःशुल्क काम करते हैं। यहाँ निःशुल्क बच्चों को हम सिर्फ खेल करते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और खिलाड़ियों को और मिलने वाले लोगों को उनसे आशीर्वाद मिलता रहे और उनकी शुभकामनाएं मिलती रहे, यही प्रयास करते हैं। मैं सिंधी समाज को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस बार उन्होंने हमारे क्लब को चुना है और वो हमारे साथ आए। निश्चित रूप से ये एक ललित जयसिंह जी का प्रयास था कि जो लोग पैसा नहीं दे सकते उनसे बिल्कुल निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए उनको। तो मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि जो भी सिंधी समाज से लोग आएंगे, जो निःशुल्क बच्चे आएंगे, उनसे कोई भी शुल्क यूनियन क्लब के द्वारा नहीं लिया जाएगा। पोस्टर विमोचन के मौके पर सिंधी काउंसिल के ललित जयसिंह, सचिन मेघानी ने यूनियन क्लब में होने जा रहे इस आयोजन के लिए गुरुचरण होरा का आभार जताया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में समर्पित अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा के प्रयासों से ही यूनियन क्लब में कई बड़े आयोजन संभव हो पाए हैं, जिसका आम जनता को पूरा लाभ मिला है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा मेगा समर कैंप 23 अप्रैल से 4 जून तक खिलाया जाएगा। इसमें ट्रेनिंग एंड कोचिंग दोनों रखा गया है। यूनियन क्लब द्वारा श्री गुरुचरण होरा जी अध्यक्ष, गिरीश अग्रवाल जी सचिव, इनके सौजन्य से इनके सहयोग से हमको क्लब उपलब्ध कराया गया है और हमारी संस्था द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन का पूरा जो हमारी टीम बनी है वो पूरा रजिस्ट्रेशन करेगी। और हम कोशिश करेंगे बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स, ये सारे बच्चे इस पे अच्छे से सीख सकें और आगे जाके खेल सकें। उनकी एज लिमिट रखे 6 से 16 साल और हम उम्मीद करेंगे इसमें ज़्यादा बच्चे इसमें अपनी खेल दर्ज कराएं। काउंसलिंग के द्वारा
जो ये आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में रहा है कि सिंधी समाज ने इस तरह का आयोजन किया, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरचरण होरा जी के, ललित जयसिंह जी के, उनकी पूरी टीम की, कि उन्होंने नए पीढ़ियों को, नए बच्चों को एक स्थान दिया। जिस प्रकार गर्मी में हम अपने बच्चों को देखते हैं कि किस जगह भेजें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छा प्रथम बार शुरुआत है, और हम पूरी लगन के साथ, और हम ये चाहेंगे कि समाज के प्रमुख लोग और मिलजुल के इसमें हिस्सा लें, और हर वर्ग इसमें आकर इस समर कैंप में हिस्सा बने। और हम गुरचरण जी का और उनकी पूरे दी हुई टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और ललित जयसिंह जी और नितिन जी और पूरी टीम का हम सब मिलकर ये आयोजन को करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। इतना ही हम कहना चाहेंगे। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने स्कूली बच्चों ने वार्ड 42 की रिक्त पड़े पद में चुनाव होने को लेकर रैली निकाली और जागरूक किया। दुर्ग नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत कसारी डी वार्ड 42 क्षेत्र के रिक्त पार्षद पद चुनाव कराया जाना है, जिसमें मतदाता सूची पुनः निरीक्षण के पश्चात प्रारंभिक प्रकाशन होने पर 10 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक दावा आपत्ति लिया जा रहा है, जिसमें वार्ड 42 के सभी मतदातागण अपने मतदाता सूची का अवलोकन संबंधित वार्ड के साईं मंदिर के पास कसारे डी स्कूल में बीएलओ से संपर्क कर अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं। इस दौरान नाम नहीं होने पर अपना नाम जोड़ने, संशोधन तथा विलोपन के लिए दावा आपत्ति किया जा सकता है। अधिक से अधिक मतदान करने एवं मतदाता सूची में 18 वर्ष के मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु मतदाता जागरूकता जाबो कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कसारी डी के स्कूली बच्चों ने सुबह मतदाता जागरूकता रैली निकाली और मतदान के प्रति जागरूक किया। ग्रैंड सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी पीजी कॉलेज परिसर स्थित हॉकी स्टेडियम में छात्राओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल राजीव गांधी पीजी कॉलेज की कुछ छात्राएं बुधवार दोपहर कॉलेज परिसर स्थित हॉकी स्टेडियम में बैठी हुई थी। इसी बीच वहां शहर के साई कॉलेज की छात्राएं भी पहुंच गई। दोनों कॉलेजों की छात्राओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों गुट एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गई। कोई किसी के बाल खींचकर मार रहा था तो कोई किसी को जमीन पर पटक पटक कर मार रहा था। इस दौरान वहां मौजूद अन्य छात्र छात्राओं ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई किसी की सुन नहीं रहा था। काफी देर तक लड़कियों के बीच फाइट होती रही। गर्मी के मौसम में जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसको लेकर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया और जिन वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है उन वार्डों में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नगर पालिका निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने जल कार्य विभाग एवं अमृत मिशन के अधिकारियों की बैठक ली। घंटे भर से अधिक चली बैठक में शहर में पेयजल की दिक्कत न हो, इस विषय पर काफ़ी लंबी चर्चा चली। हम आपको बता दें कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में शहर के वार्डों में पेयजल संकट की स्थिति न बने, इसके तहत मिशन अमृत के समस्त कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने की बात भी कही गई है और शहर से पेयजल की समस्त समस्याओं का निराकरण करने को कहा गया है। वहीं पाइपलाइन से वंचित एरियो में पाइपलाइन बिछाने हेतु निर्देशित भी किया गया है। साथ ही अमृत मिशन कार्यों का एजेंसी को संचालन हेतु हैंडओवर करने आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कहा है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के प्लान के तहत सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जल की बर्बादी को रोकने पर विशेष रूप से फोकस करें। बैठक में इंटरकनेक्शन की स्थिति की जानकारी रिपोर्ट मांगी गई। अमृत मिशन के तहत बिछाए जा रहे पाइपलाइन को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। अमृत मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से अंतिम छोर के व्यक्ति को पानी मिल रहा है या नहीं, इसका फील्ड स्तर पर निरीक्षण कर विकल्प के साथ रिपोर्ट देने बैठक में कहा गया है। साथ ही आयुक्त ने सार्वजनिक नलों में पानी की बर्बादी को रोकने, टोटी लगाने और अन्य आवश्यक उपाय अपनाने के निर्देश भी दिए हैं। जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है उस समय लोगों की पानी की खपत भी बढ़ जाती है, जिसके कारण पानी की समस्या आती है। वर्तमान में अमृत मिशन के माध्यम से विभिन्न वार्डों में पानी की सप्लाई की गई है और सुबह शाम हम लोग पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ जगह से शिकायत आ रही है कि कम मात्रा में पानी मिल रहा है। पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है ऐसी कहीं भी शिकायत नहीं है।
मात्रा कम अवश्य हुई है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरान जो टुल्लू पंप वगैरह से पानी की चोरी हो रही है उसको रोका जाए, और व्यर्थ में जो पानी जहाँ जहाँ बह रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं। इसमें अगर एक अति आवश्यक हुआ तो टैंकर के माध्यम से जहाँ ज़रूरत होगी, नगर निगम की टैंकर हमारे पास है, उसके माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराएंगे। टोटी वगैरह अगर टूटी हुई मिलती है, उसकी अगर हमको जानकारी मिलेगी हम तत्काल उस पर मरम्मत भी करवाएंगे। आम आदमी से भी मैं अपील करता हूँ कि जो आप लोग अमृत मिशन का कनेक्शन लिए हैं, कृपया उसमें टोटियाँ आपको लगवानी है आप लगवाइए, क्योंकि वो हर घर के लिए हम लोग अमृत मिशन में कनेक्शन दिए हैं। और जल की बर्बादी को हम लोग रोकें और उसका समुचित उपयोग करें। और कुछ जगह पे अमृत मिशन के पाइपलाइन का विस्तार अगर नहीं हो पाया है तो हमने आगे 15वें वित्त में इसके लिए राशि की मांग की है, और भविष्य में वहाँ तक भी अमृत मिशन के पाइपलाइन का ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमामी हजरात को रमज़ान शरीफ मुबारक हो, और माह रमज़ान के साथ साथ ईद की भी तहे दिल से दिली मुबारकबाद। और इस माह रमज़ान के मौके पर आप तमामी हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप सभी माह रमज़ान का इस्तकबाल करें और उसकी कदर करते हुए खूब इबादत करें, खूब सदका करें, खूब नेकी कमाएं, अच्छे अच्छे काम करें। टीवी देखने से, अपना समय बेकार करने से बचें, मोबाइल से बचें और गलत काम करने से बचें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नेक काम करें, सदका करें, और लोगों को खाना खिलाएं, सहरी कराएं, इफ्तारी कराएं, और जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, उनकी मदद करें। चाहे वो किसी भी कौम का हो, अपने सभी पड़ोसियों का ख्याल रखें और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए अपने देश की शांति के लिए, एकता अखंडता के लिए दुआएं करें, और हमारा भाईचारा कायम रहे इसके लिए दुआएं करें, और हुस्न अखलाक का परिचय देते हुए ईद भी मनाएं और सौहार्द बनाए रखें। और हमें सभी को रमज़ान शरीफ और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपके शहर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट ये आपकी सेवा में दिन के 11 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक, और वो भी सप्ताह के 7 दिन। और पूरे परिवार के साथ बेहतर खरीदारी के लिए चले आइए, यहाँ आपके लिए है बहुत कुछ। और जिसके लिए पता तो याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सूर्या मॉल के सामने, खुला मैदान, सूर्या बिहार चौक, भिलाई। सिल्क महोत्सव हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। जय भीम। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12 से पार्षद। दोस्तों, आप सभी को यह ज्ञात है कि आप, हम और मेरे साथ कई ऐसे नीचे तबके के लोग, दलित, शोषित, कमज़ोर वर्ग के लोगों को इतना छुआछूत और दुर्भावना से देखा जाता था। इस सारी विडंबना से बचाने वाले माननीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सभी को एक संविधान नामक एक मंत्र दे करके एक भारी जो विडंबना थी, जिसे हम सभी को बचाया और समाज में समान रूप से जीवन यापन करने के लिए हमें आगे बढ़ाया। दोस्तों, ऐसे महामानव, महायुग पुरुष को मैं सच नमन करता हूँ। साथ ही उनकी जन्म जयंती पर आप सभी देशवासियों को, शहरवासियों को, दुर्ग शहर के हर जनमानस को भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही वार्ड नंबर 12 में 14 अप्रैल की शानदार रैली निकाली गई है। शंकर नगर से अग्रसेन चौक से ग्रीन चौक से राजेंद्र पार्क से पटेल चौक, कलेक्टर परिसर, वहाँ से वापस आएंगे शंकर नगर, बोध विहार, और तत्पश्चात जस्ट दूसरे दिन 15 अप्रैल को भीम गीत और बुद्ध गीत के उपलक्ष्य में शानदार कव्वाली का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी से सादर अनुरोध है कि आप सभी के सभी आएँ और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। साथ ही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का एक कथन था, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। दोस्तों, इन्हीं कथनों से आप सभी इस कथन से आप सभी लोग प्रेरित हों और
हमको आपको इस देश को आगे बढ़ाने में यह संविधान नामक मंत्र को लेकर के आगे बढ़ना है। जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 22960666 9424124667। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सीन मार्केट, अपना कीर्ति लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संपत्ति कर से भार मुक्त किए जाने के संबंध में दुर्ग नगर निगम की विशेष सामान्य सभा आगामी 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी।
नगर पालिका निगम दुर्ग की विशेष सामान्य सभा 17 अप्रैल 2023 को खालसा स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर से भार मुक्त किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता व आयुक्त लोकेश चंद्राकर, सभापति राजेश यादव के अलावा MIC सदस्यगण की मौजूदगी में मेयर इन काउंसिल की बैठक को लेकर समितियों अधिकारियों द्वारा सुझाव एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जितनी औद्योगिक इकाइयों उनको संपत्ति कर से मुक्त क्यों न किया जाए, इसके संबंध में हमारे द्वारा MIC में एक बैठक रखी गई थी और MIC में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि हमारे यहाँ के औद्योगिक इकाइयों को हम लोग कर मुक्त कर सकते हैं। मगर इसमें आगे आने वाले समय में हमको सामान्य सभा में भी इस प्रस्ताव को ले जाना होगा। इसके लिए 17 तारीख को हम लोग सामान्य सभा का आयोजन खालसा स्कूल में कर रहे हैं और इसमें हमारे सारे MIC मेंबर भी रहेंगे, महापौर जी रहेंगे, सभापति जी रहेंगे और सारे हमारे जो पार्षदगण हैं वो भी उपस्थित रहेंगे, एल्डरमैन वगैरह भी उपस्थित रहेंगे। ये विशेष सभा के निर्णय के आधार पर प्रस्ताव बना के शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसका लाभ हमारे जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर पालिका निगम भिलाई की भी सामान्य सभा हंगामे के बीच संपन्न हुई। सामान्य सभा में एक बार फिर सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर सदन में लाए गए प्रस्तावों को ध्वनि मत से पास कर दिया और विपक्ष ने फिर एक बार सत्ता पक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नगर पालिका निगम भिलाई में गुरुवार को सामान्य सभा काफी गहमागहमी के बीच चंद घंटों में ही समाप्त हो गई और सत्ता पक्ष ने बहुमत होने की वजह से सभी प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित भी कर दिया। इसी बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष की एक बात को लेकर सदन से वॉकआउट कर दिया। वो बात थी निगम क्षेत्र के BPL कार्डधारियों को फर्जी कहने की और साथ ही नेता प्रतिपक्ष सहित पूरे विपक्ष ने सत्ता पक्ष को धृतराष्ट्र बताया और सत्ता मुंह में गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया और कहा कि जब सत्ता पक्ष उद्योगों को छूट दे रही है तो गरीबों को क्यों नहीं दे रही। नगर पालिका निगम की विशेष सम्मेलन में आज धृतराष्ट्र का वो पात्र याद आया जिसमें महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के चक्कर में पूरा अपना राजवंश खो बैठा, आज उसी प्रकार के शहर की सरकार अपने मुख्यमंत्री के दामन को और उसके स्वार्थ के लिए आज पूरे शहर को नीलाम कराने और शहर को बेचने के चक्कर में लग गई है। आज इनके द्वारा नगर निगम के गरीब BPL परिवार को फर्जी कहा गया। इनके द्वारा नगर निगम की संपत्ति को जहां तक कि 10 करोड़ की संपत्ति के मामले की जब आई बात तो इसमें भी इन लोगों ने इनका विरोध किया। विपक्ष भिलाई के गरीब परिवारों को छूट दिलाने की मांग करते रहा। जिस प्रकार से आप उद्योग लोगों को छूट दे रहे हो उसी आधार पे आप गरीबों को भी छूट दीजिए। जब इस बात पे आई तो इनके सदन के साथियों के द्वारा, कांग्रेस के सदन के साथियों के द्वारा गरीब परिवार को BPL परिवार को फर्जी को कहा गया, जिसके विरोध में हमने बहिष्कार किया और आज हम सब यहाँ पर उद्योगों से मिलने वाला लगभग 9.5 करोड़ रुपया सालाना का संपत्ति कर है, जिसको इन लोग मुख्यमंत्री के मार्फत से एक लेटर आता है कि उनको भार मुक्त किया जाए। शहर के गरीब ठेले वाले लोग, पान ठेले वाले लोग, गरीब लोग, प्लांट में काम करने वाले लोग अपना संपत्ति कर पटाते हैं और उद्योग वाले लोगों को माफ। हमारा यही उद्देश्य था कि आप सबका माफ करिए। पूरे भिलाई के अंदर में लोग यहाँ स्लम एरिया है, स्लम में सब इंडस्ट्रीज एरिया में प्लांट में और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। यहाँ पे सबको मालूम है पटरी के उस पार वाले शहर सरकार को क्या मालूम कि पटरी इस पर लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। कभी इस पटरी इस पर आकर के देखे, लोगों को समझ में आ जाएगा कि लोगों के यहाँ का चूल्हा कैसे जलता है। 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है कैसे है। 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे के इलाज के लिए कहाँ घूमता है। आकर के देखे, फर्जी बोलने से पहले उनको आकर के देखे उनके साथ क्या बीत रहा है। पूर्ण यह है कि नुकसान की भरपाई करने के इनके पास कोई साधन नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी योजना को आज अगर लागू कर रहे हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है BPL धारी या जो गरीब तबका है। उससे अलग जाकर के कांग्रेस ने यहाँ अपना असली चेहरा दिखाया। उद्योगपतियों को अपने टैक्स में छूट देने के लिए यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव लाया कि उनको टैक्स से बाहर रखा जाएगा। हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर मुख्यमंत्री जी उद्योगों को इस संपत्ति कर के दायरे से बाहर रखना चाहते हैं तो जो गरीब परिवार है, BPL कार्डधारी जो रोज का अपना जीवन यापन अपने बहुत कठिनाइयों से करते हैं, उनको भी 50% की छूट दी जाए और उसके साथ इसको एजेंडे को शामिल किया जाए। तो कांग्रेस की शहर सरकार ने उन BPL कार्ड धारकों को फर्जी करार दिया। सदन में उन्होंने फर्जी कहा। ये एक शर्म की बात है कि हम जनप्रतिनिधियों को जो लोग चुन करके यहाँ भेजते हैं
कांग्रेस के उन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन बीपीएल कार्ड धारकों को फर्जी करार दिया जा रहा है और इसको लेकर के हमने सदन से आज वॉकआउट किया है और हम मांग करते हैं कि शहर सरकार इसमें गरीबों से माफ़ी मांगे। उन्होंने गरीबों का अपमान किया है और जो संपत्ति कर में औद्योगिक घरानों को छूट दी जा रही है और बीपीएल कार्ड धारकों को दबाव दे करके उन्हें प्रताड़ित करके उनसे संपत्ति कर वसूला जाता है। इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के पूरे पार्षद हम जो है एकत्रित होकर के पूरे भिलाई शहर के नगर निगम क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन चालू करेंगे और लोगों से मांग करेंगे कि अगर उद्योगों को छूट दी जा रही है तो वो लोग भी असहयोग आंदोलन में साथ दें और संपत्ति कर नगर निगम में ना पटाएं। देखिए, फायदा और ये हम आज के कोई निर्णय को लेकर नहीं कर रहे हैं कि अभी 1 महीने की कोई छूट है। हम तो जब उद्योगों को आप छूट दे रहे हो, भाई संपत्ति कर आप सबसे ले रहे हो, जब उद्योगों को आप छूट दे रहे हो, वो औद्योगिक घराने के मालिक उस कर को पटाते हैं, कोई वहाँ के कर्मचारी तो पटाते नहीं है। तो जब उनको आप छूट देने के लिए ला रहे हो तो यहाँ पर कई अपंग लोग हैं, कई विधवा महिलाएं हैं, कई बेसहारा महिलाएं हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं है या अब नहीं रहे। उन लोग जो उनकी स्थिति खराब है, क्या वो लोग इस दायरे के लायक नहीं थे? क्या शहर सरकार बीपीएल कार्ड धारकों से और उन गरीब परिवार से अपना मुंह मोड़ लिया है उन्होंने? अगर वो इस प्रस्ताव पर खिलाफ थे तो उनको बोलना चाहिए कि खिलाफ है, और आज उन्होंने फर्जी बता करके दिखा दिया कि वो इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। तो हम लोग एक असहयोग आंदोलन सबके आपस में बैठ करके निर्णय लेंगे और पूरे भिलाई नगर निगम के जितने क्षेत्र हैं, गरीब तबके के जो क्षेत्र हैं, उन सब में असहयोग आंदोलन चलाएंगे कि वो लोग अब संपत्ति कर, जब तक इसमें कोई नगर निगम महत्वपूर्ण निर्णय ना ले तब तक संपत्ति करना पड़े। देखिए, इन्होंने मुख्यमंत्री का वास्ता देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया तो आज एक विशेष बैठक रखी गई और बैठक के एजेंडे में इन्होंने सिर्फ जो करोड़पति लोग हैं, इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन लोगों को रियायत देने के लिए सिर्फ रखे गए। तो सिर्फ ये नौटंकी करार दे रहे हैं। गरीब है, असहाय है, उन लोगों की किसी प्रकार की मदद नहीं की जा रही, बल्कि उनका छीना जा रहा हक और अधिकार। आज उनके विषय में नया सरकार सोच के सिर्फ अमीर और उद्योगपतियों को लाभ देना चाह रही है और उनके द्वारा अपने फायदे को देख रही है। आप देख रहे हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार का ये आलम है। आप देखें कि सफाई कर्मचारी से लेकर कर्मचारी तक का पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद अब वो गरीब लोग, और वो भी राशन कार्डधारी जो बीपीएल है, उनको फर्जी कहा जाता है सारे सदन में। इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात होगी कि फर्जी कहा जाता है? क्योंकि वो लोग बेचारे जीवन पर्यंत तक उनका कार्ड है, जाते हैं, अपना राशन लेते हैं, अपनी जीविका व्यापन कर रहे हैं, रोज के रोज खाने वाले, रोज के रोज कमाने वाले मजदूर हैं बेचारे। उन मजदूरों को फर्जी करार दे रही है। मतलब अब ये सरकार इतनी कुछ भी निर्णय कुछ होके इतना किसी को कुछ भी आम आदमी का कोई जीना, आम आदमी का कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। आम आदमी को ये कुछ समझ ही नहीं रहे। गरीब सिर्फ मरने के लिए है और काम करने के लिए और ज़िंदगी में जूझने के लिए, सरकार के खिलाफ कोई बोल ना सके तो गरीब को और गरीब करते हुए उनको जीवन पर उनकी तो मृत्यु ही है। अगर उनको कार्ड को लॉस कर देते हैं और उनको फर्जी करार देते हैं तो वो जीवन में एक गरीब सिर्फ चाहता है सम्मान, लेकिन वो भी बेचारा रात दिन मेहनत करने के बाद उसको फर्जी ऐसी डिग्रियां मिल रही हैं कांग्रेस के द्वारा। प्रस्ताव पसंद नहीं आने वाली बात नहीं है। भिलाई नगर निगम में आज विशेष सामान्य सभा बैठक बुलाई गई थी उद्योगपतियों की संपत्ति कर माफ़ करने का। आप शहर के उद्योगपतियों की संपत्ति कर तो माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन वो गरीब कहाँ जाएंगे जो सेक्टर 1 नेहरू नगर के बाजू से कोसा नाला, राधिका नगर, कृष्णा नगर, कैंप 1, रामनगर क्षेत्रों में जिन लोग रहते हैं, उन गरीबों को क्यों माफ़ नहीं किया जा रहा है? उद्योगपतियों से क्या सरकार को ऐसी कोई लाभ है? और इसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के या खुर्सीपार क्षेत्र के लोगों को फर्जी करार दिए, ये निंदनीय अपराध है और कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि आप सब ने सदन में गरीबों का अपमान किया। विपक्ष द्वारा सदन में किए गए हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया गया और उसके बाद सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक आरोप लगाए गए, जिसका जवाब निगम महापौर नीरज पाल ने बड़ी ही सादगी और बेबाकी से दिया। उन्होंने कहा, विपक्ष पहले अपनी जानकारियों को पुख्ता कर ले, उसके बाद सदन में सवाल उठाए। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट दिया जाना है, जिससे औद्योगिक इकाइयां अपने मूल स्वरूप में आ सके और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके। उद्योग से जो संपत्ति कर मिलता है वो हानि में नहीं आएगा। अगर हम आज जो संपत्ति कर का जो मैं अपने नगर निगम क्षेत्र की बात करूं तो लगभग 688 औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे नगर निगम क्षेत्र में, छोटी और बड़ी।
उनसे लगभग 4.5 करोड़ की आय संपत्ति कर के रूप में भी हमको होती है। अगर हम उसको 50% छूट भी हम देते हैं तो भी हम लोगों को कोई इतना बड़ा नगर निगम के आय में कोई इतनी कटौती नहीं होगी कि जिसका उद्देश्य ये हो कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल सके। जहाँ तक बात 2-2.5 करोड़ के संपत्ति कर में कमी की है तो उसके लिए हम लोगों के पास दूसरी और बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम उस 2.5 करोड़ के या 3 करोड़ की जो भी कमी होगी उसको हम भरपाई कर पाएंगे। जीएसपी और जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक जो हमारा जो छत्तीसगढ़ का ये जो है उद्योग विभाग उसके अंतर्गत जो लघु उद्योग है मुख्यतः उसको इसमें लिया गया है और उन्हीं को इस छूट के प्रावधान में लाया जाएगा। वहीं औद्योगिक इकाइयों को छूट देने पर निगम भिलाई को होने वाली संपत्ति कर में नुकसान की भरपाई के सवाल पर भी महापौर नीरज पाल ने दूसरी योजनाओं के तहत इसे पूरा करने की बातें कही। साथ ही उद्योगों को मिलने वाली छूट में सिर्फ लघु उद्योगों को शामिल करने की जानकारी देते हुए क्षेत्र के भिलाई इस्पात संयंत्र और इसके जैसे बड़े उद्योगों पर ये नियम लागू न होने की बातें कही। बिल्कुल भी आपको मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर संपत्ति कर में छूट दी जा रही है तो वहाँ काम में कमी होगी। जिस तरीके से आज वहाँ पे विकास को लेके उस क्षेत्र के विकास को लेके जो काम नगर निगम की जिम्मेदारी है जैसा पहले चल रहा था वो आगे भी चलता रहेगा। ये हम लोगों का कोई सुविधाओं में कटौती करने का प्रस्ताव नहीं था, ये प्रस्ताव था उन लोगों की हम कैसे मदद कर पाएं जो मदद के लिए जिनको मदद की जरूरत है। सदन में सत्ता पक्ष के ही एक पार्षद ने बीपीएल कार्ड के निर्माण को लेकर सवाल उठाए, जिसके जवाब में महापौर ने इसकी जांच कराने की बातें कही। पार्षदों ने बहुत सारी बात कही है। अगर किसी पार्षद के संज्ञान में कोई बात आई है कि जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हमारे नगर निगम क्षेत्र में बीपीएल कार्ड बने हैं, वो बीपीएल कार्ड कोई आज या साल 2 साल के अंदर नहीं बने हैं, वो 2007 में एक सर्वे हुआ था, उसी के आधार पे बीपीएल कार्ड बने थे। और अगर किसी पार्षद ने ये बात कही है कि कोई कार्ड गलत बन गया है तो निश्चित रूप से मैंने सदन में भी कहा है कि उसकी जांच करा ली जाएगी और अगर ऐसा है। विपक्ष ने उद्योगपतियों को टैक्स में छूट देने की बात पर अपना पक्ष रखते हुए गरीबों को भी टैक्स में छूट देने की बात कही, जिसके जवाब में महापौर ने अपने ही अंदाज में कुछ इस तरह की बातें कही। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सदन में जब विपक्ष के पार्षद आए तो पहले वो जानकारी लेकर आए, पढ़कर आए, क्योंकि सदन में शहर के विकास को लेकर चर्चा होती है, वहाँ पे आधी अधूरी बात करना और बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी मुद्दे की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा, मैं जानता हूँ और सभी को पता है कि संपत्ति कर के लिए एक वो बना हुआ है कि संपत्ति कर हम कैसे लेते हैं। नगर निगम संपत्ति कर किसी पे जब कर आरोपित किया जाता है तो वो किस प्रक्रिया में किया जाता है। संपत्ति कर के लिए सबसे पहले स्व-विवरणी भरनी, उस स्व-विवरणी में सारे कॉलम दिए गए हैं। उसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो बीपीएल श्रेणी में आता है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर विकलांग है या परित्यागता महिला है या कोई और जो बीपीएल श्रेणी में आता है जिसका कच्चा मकान है, कच्चा कवेलू का मकान है, वो सारी श्रेणियाँ उस स्व-विवरणी फॉर्म में दी हुई है। उनको आज भी मिल रही है छूट, पहले भी मिलती थी और आने वाले समय में मिलेगी। तो सदन के अंदर ये जब विपक्ष के पार्षद आते हैं तो ये लोग बिना पढ़े, बिना बात की गहराई तक गए हुए वहाँ चर्चा करते हैं, जिसका परिणाम है कि ये सदन में बार बार व्यवधान होता है। मैं सदन आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के सभी पार्षदों से बोलना चाहता हूँ कि जब वो सदन में आए, क्योंकि ये गंभीर बात है कि सदन के अंदर आके जहाँ पे हमको इस शहर की, इस नगर निगम क्षेत्र के विकास की बात करनी है, वो अपने पर्सनल बातों को वहाँ करते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की बात की, जिसका उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है, जिसके लिए आयुक्त ने भी अपना वक्तव्य दिया कि अगर ऐसी कोई बात किसी पार्षद के संज्ञान में है तो वो आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाएं, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई। और अंत में महापौर ने ये भी कहा कि प्रदेश के मुखिया के आह्वान पर दम तोड़ते छोटी इकाइयों को टैक्स में छूट दी गई है, उससे उनकी स्थिति मजबूत होगी और छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई शहर में रोजगार के अवसर भी सामने आएंगे। साथ ही जो एजेंसियां अपूर्व में कार्य कर रही है वह वैसे ही कार्य करते हुए पूर्व की तरह सुविधाएं प्रदान करती रहेगी और किसी प्रकार की कोई कटौती सुविधाओं में नहीं की जाएगी।
देखिए, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको संपत्ति कर से छूट दी जाए। उसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रही होगी कि उद्योग अगर छत्तीसगढ़ के उद्योग अगर अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकेंगे, जो कि पिछले 2-3 सालों में कोविड और दूसरी वजह से औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित रहा है, उन औद्योगिक इकाइयों को फिर से मदद करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए कुछ छूट में जो संपत्ति कर उनसे लिया जाता है उसमें कुछ छूट प्रावधानों के तहत जो अधिनियम में उल्लेखित हैं, उन जो अधिनियम के तहत जो लिखित प्रावधान है उसके तहत अगर कुछ छूट उनको दी जाए, जिससे कि वो औद्योगिक इकाइयाँ वापस अपने मूल स्वरूप में आ सकें, जिससे प्रदेश में रोजगार भी उत्पन्न होगा और रोजगार उत्पन्न होने से आर्थिक स्थिति भी प्रदेश के लोगों की अच्छी होगी। गुरुवार को संपन्न हुई सामान्य सभा में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गरीबों के साथ अन्याय का गंभीर आरोप लगाया, जिसकी वजह से उन्होंने सदन से वॉकआउट भी कर लिया और अब वह सत्ता पक्ष एवं राज्य सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन करने की बातें कह रही है। पर देखना होगा कि गुरुवार को संपन्न हुई सामान्य सभा को विपक्ष किस तरह से लेता है और आने वाले समय में सत्ता पक्ष को विपक्ष की तरफ से किस किस तरह की चुनौतियां दी जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन का शपथ ग्रहण समारोह ऑफिसर्स एसोसिएशन भवन सिविक सेंटर भिलाई में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ सर्व संगठन के प्रदेश एवं जिला दुर्ग, राजनांदगांव व बालोद जिले के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। संगठन का उद्देश्य है कि सर्व समाज के लोगों को एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के आन बान शान की रक्षा करना, सर्व समाज में फैली कुरीति, रूढ़िवादी कुप्रथाओं का उन्मूलन एवं जात पात को दूर करना आदि संगठन का उद्देश्य है। कार्यक्रम में भिलाई स्टील प्लांट के महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार बंछोर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़िया के सम्मान के लिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन का गठन करवाया है। साथ ही साथ ये सरकार से पंजीयन भी हो चुका है। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में इस संगठन का हम विस्तार करेंगे और ये हम करके दिखाएंगे कि वास्तव में एकता में क्या ताकत होती है। सभी जाति में हमको विरोध ना करते हुए, कोई भेद ना करते हुए, हम सभी समाज का समरसता बनाते हुए एकजुट में एक माला के रूप में पिरो करके हम संकल्प लिए हैं। आज उसी क्रम में यहाँ पे राजनांदगांव जिले का, दुर्ग जिले के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ और आज हमारे माननीय श्री नरेंद्र कुमार बंछोर जी, जो हमारे गौरव हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव हैं, वो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहेगा, मिला है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी नांदगांव जिले के, दुर्ग जिले के जो लोग हैं, ये क्रीम लोग हैं और ये लोग संकल्प लिए हैं कि छत्तीसगढ़ के विकास में तन मन धन से लोग काम करेंगे। जब तक के ये हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज जो संगठन है ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए एक प्रयास है और बहुत बड़ा प्रयास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं, जो मूल निवासी छत्तीसगढ़ी हैं, उनके लिए जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा, समाज द्वारा होनी चाहिए, उसके लिए यह एक संघर्ष है और एक प्लेटफॉर्म पर सभी को मतलब लाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की तारीख में आज भी जातियों में, वर्ण में बहुत सारे लोग इस तरह के विवाद करते हैं। ये पहली बार पहल देख रहा हूँ कि एक सर्व समाज का संगठन जो राजनीतिक ना होकर अपनी बातों को लेकर हर जगह पहुँच रहा है और छत्तीसगढ़ में एक ऐसा प्रयास, अनूठा प्रयास, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का विकास होगा, छत्तीसगढ़िया का विकास होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़िया का जब तक विकास नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का विकास संभव नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भावना इनके साथ लोग आगे बढ़ते हुए, जड़ जंगल ज़मीन को लेते हुए जो आगे भाग बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा कदम मैं नहीं हो सकता। तो इसमें आज मैं हूँ उपस्थित, मुझे इन्हें बुलाया गया, तो मैं इसके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। आज 3 जिले का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें छत्तीसगढ़ सर्व समाज, जिसमें राजनांदगांव जिला में महिला विंग में अध्यक्ष बनाए गए हैं और आज 3 जिला मिलके आज संयुक्त रूप से आज शपथ ग्रहण का समारोह है। आज छत्तीसगढ़ सर्व समाज संगठन का मतलब ये है कि हम जैसे एक समाज, किसी तरह का जब हमारे समाज में किसी तरह की
घटना घट जाती है, किसी तरह की उनके समाज के ऊपर जब कोई उंगली करते हैं तो एक ही समाज अपने अपने समाज के लिए लड़ते हैं। यदि पूरे सर्व समाज यदि एक हो गए तो उनकी एकता और संगठन और सभी भाईचारा के साथ सारे समाज के लोग एक समरसता के रास्ता पर चले, एकजुट होकर चले, किसी से मतभेद ना हो, इसलिए ये सर्व समाज संगठन को एक रूप दिया गया है, जिसमें बहुत अच्छा लगता है कि सही बात है, हम इस छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सारे छत्तीसगढ़िया भाई, सारे समाज के लोग एकजुट हो जाए और एकजुट होकर यदि काम करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मी मार्केट में चल रहे अवैध सट्टा पट्टी के कारोबार पर सुपेला पुलिस ने छापा मारा है। सट्टे के व्यापार को चलाने वाले मुख्य आरोपी रवि उर्फ चुचरू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध सट्टे के कारोबार में सुपेला पुलिस ने 26,000 रुपए, 5 कैलकुलेटर और 8 मोबाइल को भी जब्त किया है। छत्तीसगढ़ में नए जो जुए सट्टे को लेकर जो विधेयक, जो नए नियम पास हुए हैं, उसको लेकर अब राज्य में कार्रवाई शुरू हो गई है। दुर्ग जिले में नए नियम के तहत पहली कार्रवाई सटोरियों के खिलाफ सुपेला पुलिस ने की है। कल रात में लक्ष्मीनगर में लंबे समय से चला रहे अवैध जुए सट्टे के कारोबार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए नए नियम के तहत कार्रवाई की है। नए नियम के तहत इन पे धारा 6 एवं 7 लगा है। 6 महीने तक अजमानती धारा लगाया गया है। नए नियम के साथ कार्रवाई को लेकर देखते हैं कि जुआ सट्टा खिलाने वालों पर क्या होड़ मस्ती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। बीती रात पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि लक्ष्मीनगर मार्केट के आसपास में कुछ लोग हैं जो मटका सट्टा पट्टी का खेल खिला रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ लोग खेलने जाते हैं। की सूचना पर पुलिस के द्वारा एक टीम बनाया गया। टीम के द्वारा मौके पर जाकर रेड किया गया। रेड करने पर पुलिस ने वहाँ पर 6 आरोपियों को रंगे हाथ मटका सट्टा पट्टी के साथ खेलते खिलाते पकड़े, जिसमें पहला है विनोद निषाद, दूसरा रवि शाहनी, तीसरा अर्जुन निषाद, चौथा अर्जुन सोनकर, पांचवा पंकज सिंह और छठवां संतोष उर्फ पिता जानकी राव। ये सभी रहने वाले सुपेला क्षेत्र के आसपास के हैं और सभी मटका सट्टा पट्टी जो होता है उसमें अंकों का खेल, हार जीत का जो दांव लगाकर खेलते हैं, खेलते पाए हैं, खेलते खिलाते मिले हैं। की सूचना पर पुलिस के द्वारा विधिवत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही इनसे जो जब्ती किया गया, जब्ती में कैश इनसे 26,445 रुपये के आसपास कैश जब्ती किया गया। साथ में 8 नग मोबाइल, जो काफ़ी महंगे मोबाइल भी जिसमें शामिल हैं, और 6 नग कैलकुलेटर है। साथ में बड़ी संख्या में जो सट्टे के जो इनके रजिस्टर वगैरह होते हैं, सट्टा पट्टी होती है, वो जब्त किए गए हैं। पुलिस के द्वारा इसमें मुनासिब कार्रवाई करते हुए अभी जो नया कानून इसमें सट्टे के संबंध में आया है, धारा 6-7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है और मान्यता प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।